क्रैकर। सो आज हमारा क्लास 4 है आई गेस, इंग्लिश क्लासेस जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आज जो हम टॉपिक पे रिवीजन करने वाले हैं वो है प्रेपोजिशन। एंड मुझे इस बात की श्योरिटी है कि जो हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, क्योंकि प्रेपोजिशंस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जेके एसएसबी के एग्जाम में। इनमें से बहुत से वो क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं हर अपने सेशन में कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रखती ही हूँ हमेशा, सो दैट आप लोग लेवल मैच कर पाएँ। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑब्वियसली उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। सो अच्छे से वीडियो को देखना एंड वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक प्रेपोजिशंस के साथ। अगर किसी को नहीं पता है प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, तो प्रेपोजिशंस ग्रामर में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए एक वर्ड निकल के आता है पोजीशन, है ना। ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, प्री और पोजीशन। समझ रहे हैं आप? तो प्रेपोजिशन का क्या काम होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर, प्री मतलब पहले, ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसका क्या बताना, पोजीशन बताना। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर जो उसकी पोजीशन बताते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कहें वी आर सिटिंग इन क्लास, हम क्लास में बैठे हैं। ठीक है, अब ये क्लास क्या हुआ, एक नाउन। क्लास एक नाउन ही है, अगर कैटेगरीज पे देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन। तो किसने बताया कि आप लोग का जो पोजीशन है वो इस क्लास के अंदर है, किसने बताया, इन ने बताया। तो ये इन क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन हुआ। तो इन, ऑन, एट, बिटवीन, ओवर, अंडर, अमंग, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पोजीशन बताते हैं। और प्रेपोजिशंस पोजीशन ही नहीं, बहुत बार हमें टाइम भी बताते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एट 4 PM, इन द मॉर्निंग, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो इन, एट, ऑन, कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे भी होते हैं जो टाइम भी बताते हैं। तो वो वर्ड्स जो टाइम और पोजीशन बताएं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के साथ। दिस इज द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ही आए हुए हैं। अभी जो असिस्टेंट कंपाइलर एंड सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, यही लेवल होने वाला है, इससे ज़्यादा लेवल के प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। वेरी सिंपल वन, जस्ट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए हर एक प्रेपोजिशन का यूज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ काइट इज हॉवरिंग डैश द फ्लैट, हॉवरिंग अंडर द फ्लैट, इन द फ्लैट, हॉवरिंग ऑन द फ्लैट और हॉवरिंग ओवर द फ्लैट। पहले तो हमें पता होना चाहिए जो वर्ब हमें दिया है होवर, इसका मतलब क्या होता है। होवर का मतलब होता है सस्पेंड, सस्पेंड या फिर आम भाषा में मैं कहूँ तो लटकना। ठीक है, तो हॉवर के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है स्टूडेंट्स, वो प्रेपोजिशन क्या होती है, हॉवर ओवर। हॉवर ओवर समथिंग, किसी भी चीज के ऊपर लटकना, किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सस्पेंडेड होना। जैसे कभी काइट लटक जाती है या कभी कपड़े लटक जाते हैं तो उसे हम लोग हॉवर ओवर बोलते हैं। तो काइट फ्लैट के ऊपर लटकी हुई है, सस्पेंडेड है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ओवर आएगा। ठीक है, कई बार बोलते हुए कई बार हमें अंडर से ही लग जाता है, तो ये गलती मत करना, हमेशा जो बोलने में सही लगे वो सही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज सच डैश ऑनेस्ट जेंटलमैन, ही वॉज सच ऑफ ऑनेस्ट, अ ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट और एन ऑनेस्ट। अब ऑप्शंस में देखें तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स को मिक्स कर दिया है यहाँ पर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑनेस्ट के बाद यहाँ पर एक्चुअल में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि इस ऑनेस्ट जेंटलमैन की पोजीशन नहीं बताई जा रही है। ऑनेस्ट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव से पहले प्रेपोजिशन नहीं लगता है, एडजेक्टिव से पहले ए एंड द लग सकता है। ठीक है, तो ऑनेस्ट के साथ जो आर्टिकल लगेगा वो क्या होगा, एन, क्योंकि ये वोवल की साउंड देता है, तो यहाँ पर आना चाहिए एन ऑनेस्ट जेंटलमैन। डोंट वरी, मैं आर्टिकल्स के बेसिस पर भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, आने वाले लेक्चर्स में करवाऊंगी, सो दैट हर एक चीज क्लियर हो जाए। करेक्ट आंसर इसका है डी। नेक्स्ट देखो, I apologized dash what I did. I apologized in what I did, for what I did, of what I did, away what I did. तो apologize क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में, कि मैं माफी मांगता हूँ, किसके लिए माफी मांगता हूँ, जो भी मैंने कहा उसके लिए। तो जब भी बात आती है ना के लिए, जब सेंटेंस में आ जाता है ना कुछ भी करना या कुछ भी होना किसी चीज के लिए, तो वो प्रेपोजिशन कौन सी होती है,
फॉर होती है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज हेल्थ के लिए अच्छा है। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है, तो के लिए मतलब फॉर। तो अपोलोजाइज्ड किसके लिए अपोलोजाइज, जो भी मैंने कहा उसके लिए, तो क्या आना चाहिए फॉर। इन क्या बताता है, इनक्लोज्ड सरफेस पे आपकी पोजीशन, जैसे मैंने बोला सिटिंग इन द क्लास, किसी इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर होना मतलब इन होना। ऑफ क्या बताता है, सेपरेशन, ओ डबल एफ वाला ऑफ, सेपरेशन या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे हम बोलते हैं ना स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, जो चीज ऑन है उसे डिसकंटिन्यू कर दो, तो ये ऑफ क्या बताता है जनरली, डिसकंटिन्यूटी। टर्न ऑफ, मूड ऑफ, स्विच ऑफ, फेल ऑफ, तो ये क्या बताता है, सेपरेशन किसी जगह से या फिर किसी चीज का बंद होना, डिसकंटिन्यू होना। क्लियर। अवे, अवे का मतलब हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं ना किसी डिस्टेंस पर, अवे उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है बाय द वे। क्वेश्चन 4 देखिए, द स्कूल इज डैश द पार्क, द स्कूल इज ऑन द पार्क, स्कूल पार्क में हो सकता है नहीं। द स्कूल इज अवे द पार्क, अगर होता ना अवे फ्रॉम, तो हम लोग बोल सकते थे स्कूल इज अवे फ्रॉम द पार्क, तब सही होता है, लेकिन अभी अवे द पार्क सही नहीं है। तो स्कूल इज फेल द पार्क, फेल तो हो गया गिरना, है ना, तो ये भी सही नहीं है। स्कूल इज नियर द पार्क, स्कूल पार्क के पास में है, नियर मतलब नियर बाय, पास में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वी गेट अप डैश द मॉर्निंग एट 6 AM, वी गेट अप बिलो द मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग के नीचे उठते हैं, नहीं। वी गेट अप इन द मॉर्निंग, करेक्ट। वी गेट अप आफ्टर द मॉर्निंग, आफ्टर द मॉर्निंग कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग में कितने बजे उठ रहे हैं ये भी बताया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ऑन द मॉर्निंग भी नहीं बोलते। जब हम टाइम ऑफ डे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ डे एज इन मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, इसके साथ हम लोग कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, हमेशा इन। लेकिन अगर मैं बोलूं नून, नून का मतलब क्या होता है, दोपहर के 12 बजे, ठीक है। अगर मैं बोलूं मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब क्या होता है, रात के 12 बजे, 12 AM। या फिर मैं बोलूं नाइट, इनके साथ इन नहीं लगता, इनके साथ लगता है एट, तो याद रखना मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के साथ इन, नून मिडनाइट नाइट के साथ एट लगता है। एट हमेशा हम प्रिसाइज एग्जैक्ट टाइम या जगह के साथ लगाते हैं, तो नून का मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, मिडनाइट का मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, और नाइट भी एक आप कह सकते हो एक्सेप्शन है, इसके साथ हम एट लगाते हैं। तो क्या होगा, इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई स्लेप्ट इन डैश द स्पेयर बेड लास्ट नाइट, अब स्लेप्ट के साथ इन तो लगा हुआ है, मतलब प्रेपोजिशन लगी है। अब दो प्रेपोजिशंस एक साथ नहीं लगती, हम ऐसा नहीं बोल सकते इन ऑन, इन ऑफ या इन एट, दो प्रेपोजिशंस साथ में कभी नहीं लगती, तो मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख रहे हो ये सारे अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चंस पूछे और प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स के ऑप्शंस मिक्स करके क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जस्ट टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स। तो कंफ्यूज मत होना कि आर्टिकल्स में से है, प्रेपोजिशंस में से क्या आना है, सिर्फ आपको करेक्ट यूजेज पता होनी चाहिए। द स्पेयर बेड लास्ट नाइट, स्पेयर मतलब जो खाली बेड पड़ा था उसी पे मैं सोया, ठीक है। सो द इज द आंसर, ऑप्शन बी। How about meeting? Question number 7. How about meeting dash the lunch? Meeting at the lunch, for the lunch, away the lunch, off the lunch. Away और off नहीं हो सकते क्योंकि off discontinuity बताता है, away distance बताएगा, तो ये भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो meeting at the lunch भी नहीं होगा, meeting for the lunch होगा, क्योंकि क्या बोला गया है कि कल लंच के लिए, मिलने के लिए या लंच पर मिलने के लिए क्या ख्याल है, कुछ ऐसा ही बोला गया है, तो for is the appropriate answer, option B. Meeting for lunch tomorrow. Clear? Next, can you guess what he is aiming dash with the gun? क्या बता सकते हो कि वो क्या करना चाह रहा है गन के साथ, ये बोला गया क्वेश्चन में। चलिए गेस कीजिए जल्दी से आंसर। एमिंग टू, एमिंग फॉर, एमिंग इन और एमिंग एट। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, एमिंग एट। एम एट हम कह सकते हैं एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। जब वर्ब के बाद कोई फिक्स प्रेपोजिशन लगती है उसे हम फिक्स प्रेपोजिशन या फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं। एम एट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज पे या फिर किसी चीज पे कि आप किस चीज पर एम कर रहे हो, आप करना क्या चाहते हो एक्चुअल में, वो बताता है, ठीक है। जैसे यू एम एट क्लियरिंग द एग्जाम, यू एम एट क्रैकिंग द एग्जाम, ऐसा आप बोलते हो कि आपका ये एम है। यू एम एट क्रैकिंग द एग्जाम, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताई, तो वही चीज है। एम के बाद क्या आता है,
एट आता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे फॉर लगेगा, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वन। हमेशा कहती हूँ जो चीज़ बोलने में सही लगती है वो हमेशा सही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आई अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट आई डिड। ये क्वेश्चन आई गेस हम लोग कर चुके हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू इंटरेस्टेड डैश वर्किंग फॉर अस। यू इंटरेस्टेड फ्रॉम, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड अवे, इंटरेस्टेड एट। एक वर्ब होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आप सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं, इंटरेस्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। कब? जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। तो मे का मतलब क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बोलूं मे, तो मे का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में। तो इन, इन होता है। मे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। तो इंटरेस्टेड इन, आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो, तो इंटरेस्ट होने में किसी चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इंटरेस्टेड इन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं और मुझे लगता है ये 10 क्वेश्चन सबके सही होंगे, क्योंकि बहुत इजी हैं और ये एग्जाम में ही पूछे गए हैं। राइट, कोई मैं बाहर से या खुद से क्वेश्चन बनाकर नहीं ला रही हूँ आपके लिए। यस, देयर आर मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बट अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो सब क्या थे? यहाँ तक एग्जाम में पूछे गए थे। यही लेवल होगा, इसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखो, ही विल रिमेन एट होम डैश यू रीच देयर। वो घर रहेगा जब तक तुम यहाँ पहुंचोगे, तब तक वो घर ही रहेगा। टिल, फॉर, सिंस, फ्रॉम। तो जब हम बोलते हैं ना जब तक, तब तक, तो हम लोग क्या लगाते हैं? टिल, अनटिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? टिल हमारे पास ऑप्शन में है। टिल यू रीच देयर, जब तक तुम यहाँ पहुंचते हो वो यही यही रहेगा, घर ही रहेगा। तो टिल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखिए, आई डजंट अप्रूव डैश स्वेयरिंग। आई डजंट अप्रूव ऑल्सो स्वेयरिंग, आई डजंट अप्रूव ऑफ स्वेयरिंग, ओ डबल एफ ऑफ और अवे। मुझे लगता है ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होगा। एक बार सेंटेंस को रीड करो और ट्राई करो आप लोगों के क्या आंसर सही आते हैं। चलिए ट्राई कीजिए और देखिए क्या आंसर रहते हैं आपके। अच्छे से पढ़ लो सारे ऑप्शंस एक बार। ही डजंट अप्रूव डैश स्वेयरिंग। अब देखो, अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को अलाउंस देना, है ना, किसी चीज को मंजूरी देना। अब अप्रूव के बाद जब हम लगाते हैं अप्रूव ऑफ, अब अप्रूव ऑफ बन जाता है एक फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज के फेवर में होना, इन फेवर ऑफ समथिंग। ठीक है, अप्रूव ऑफ का मतलब क्या होता है? इन फेवर ऑफ। और ही डज नॉट अप्रूव ऑफ मतलब वो फेवर में नहीं है। किसके फेवर में? स्वेयरिंग के। स्वेयर, अब स्वेयर का मतलब आपको तो यही पता होगा कि जो हम बोलते हैं आई स्वेयर, मैंने ऐसा नहीं किया, आई स्वेयर मैं आपकी हेल्प करूंगा। प्रॉमिस, है ना, कसम खाना या प्रॉमिस लेना, वो हम स्वेयर को बोलते हैं। लेकिन स्वेयर का एक और मतलब होता है, स्वेयरिंग करना। स्वेयर करना मतलब किसी के साथ एब्यूसिव तरीके से बात करना। ठीक है, किसी के साथ बदतमीजी से बात करना, एब्यूसिवली किसी से बात करना, अब्यूज करना, उसे भी हम लोग स्वेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड वाले स्वेयर की बात हो रही है। तो ही डजंट अप्रूव ऑफ स्वेयरिंग मतलब वो अब्यूज करने के फेवर में नहीं है, ये बोला गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ यहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, आई चूज टू लिव डैश द स्काई स्क्रैपर्स, एट स्काई स्क्रैपर्स, बिलो, इन, अबव। अब यहाँ पर क्या होगा? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऑप्शन ए मार्क कर दोगे, है ना, क्योंकि वो हमें पढ़ने में सही लग रहा है, ऐसे हमको लग रहा है कि वो सही होगा। आई लिव एट द स्काई स्क्रैपर्स, लेकिन ये क्या है? एक्चुअल में एक लॉन्ग बिल्डिंग है। ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स क्या, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीजें दी जाती हैं आपको। क्या है? एक बिल्डिंग है। अब आप बिल्डिंग में रहते हैं, है ना, बिल्डिंग में ही रहते हैं ना, उसके अंदर रहते हैं। तो इसीलिए जब मे की बात आती है तो हम लोग क्या चूज करते हैं? इन। He chose to live in the skyscrapers. Clear हुआ? Option C is the correct answer. Question number 14, 15 and 16. चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन 14, 15, 16 और गेस कीजिए अपने अपने आंसर्स। तब तक मैं क्वेश्चन 14 डिस्कस कर रही हूँ। आई नो जर्मन डैश इंग्लिश। आई नो जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? के अलावा। के अलावा एज इन एडिशन टू, मतलब किसी चीज के अलावा या किसी चीज के एडिशन में ये भी है। ठीक है, इसका मतलब होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द
साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ जैसे मैं बोलूं आई सिट बिसाइड माय फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साइड पे बैठता हूँ, साइड पे मतलब बाजू में, बिल्कुल जो हमारा साथ वाला पोजीशन होता है। इन हमें पता है विद का मतलब होता है के साथ, है ना, विद का मतलब क्या होता है साथ। तो यहाँ पर आई नो जर्मन विद इंग्लिश, मुझे जर्मन इंग्लिश के साथ आती है, मुझे जर्मन इंग्लिश के साइड पर आती है, मुझे जर्मन इंग्लिश में आती है, या मुझे जर्मन आती है इंग्लिश के अलावा। क्या होना चाहिए यहाँ पे बिसाइड्स, ठीक है, मुझे जर्मन आती है बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा मुझे जर्मन भी आती है। तो क्या आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। क्वेश्चन 15 पे आ जाओ जल्दी से। ही हैज नॉट सीन मी फ्रॉम जुलाई, फॉर जुलाई, सिंस जुलाई, इन जुलाई। अब देखो जब हमारे पास होते हैं परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन से होते हैं, जहाँ पे हैज, हैव और हैड लगता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज, हैव, हैड लगता है, उसके बाद बीन लगता है, BEEN, और उसके बाद लगती है वर्ब की ING फॉर्म। यही होते हैं फॉर्मेट, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कोई भी हो, है ना। तो जब हम परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं ना, इधर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हम टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज हम करते हैं जब हमें कोई ड्यूरेशन दी हो, ड्यूरेशन एज इन 2 मंथ्स, 2 आवर्स, 2 ईयर्स, ऐसा कुछ ड्यूरेशन, 2 डेज, 2 मिनट्स, कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम। और सिंस हम कब यूज़ करते हैं, जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो। अब 2 मंथ्स की जगह मुझे बोल दिया हो जनवरी, ठीक है, ईयर की जगह मुझे बोल दिया हो 1920, आवर की जगह मुझे बोल दिया हो 4 PM, इस तरीके से एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो हम क्या लगाते हैं सिंस। किसी मंथ की जगह पे मुझे एग्जैक्ट मंथ का नाम दे दिया हो तो हम सिंस लगाते हैं। अब देखो हैज नॉट सीन कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस, एग्जैक्ट मंथ का नाम दिया है तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्लियर हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनको भी हम मंथ्स के लिए लगाते हैं, जैसे मैं बोलूं ही इज कमिंग इन जुलाई, वो जुलाई में आ रहा है, उस वक्त हम इसके साथ इन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो ये चीज का ध्यान रखना है, सिंस लगता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ही लिव्स डैश हाथरस डैश अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता है और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की पर्टिकुलर प्लेस का नाम दिया है, वो वहां पे रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एट इन एट और इन एट। देखो क्या होता है जब हम किसी भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट या एरिया या टाउन या सिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट जम्मू, ठीक है, आप बोलोगे आई लिव इन जम्मू, ठीक है, आई लिव इन गांधीनगर, ऐसा ही बोलोगे जब आप अकेला गांधीनगर की बात कर रहे हो, अकेला जम्मू की बात कर रहे हो, ऐसा ही बोलते हो आप लोग। लेकिन अब गांधीनगर क्या है, जम्मू में एक प्लेस है, गांधीनगर नहीं तो कोई भी एरिया मान लो आप लोग, इट कैन बी एनी एरिया और एनी प्लेस जम्मू की जहाँ पर भी आप रह रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ दिया हो ना, जब वो बिगर एरिया और स्मॉलर एरिया साथ में दिया हो, तो उस वक्त हम लोग हर बार इन नहीं लगाते। उस वक्त आप कैसे लिखोगे, आई लिव एट गांधीनगर इन जम्मू, क्योंकि जब हम बिगर एरिया की बात करते हैं हम क्या लगाते हैं इन, और बिगर एरिया के कंपैरिजन में उस बिगर एरिया की हम स्मॉल प्लेस या जगह की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं एट। अकेला गांधीनगर लिखते, अकेला आप लोग त्रिकुटा नगर लिखते या कुछ भी अकेली प्लेस लिखते आप इन लगाते, लेकिन अब आपने उसको बड़े एरिया के कंपैरिजन में लगाया, मतलब जम्मू तो एक एज अ होल हो गया ना सिटी, तो इसीलिए हम एट लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, लिव्स एट हाथरस इन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन 18, द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ प्रीपोजिशंस। चलो देखो, ही जंप्ड डैश द टेबल ऑन अपॉन बिलो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन टू, विद और एट। चूज कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, एंड मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इसका आंसर क्या लगाओगे, ऑन। पहले ही बता दूं ऑन इसका आंसर नहीं है। jumped on the table is wrong, ऑप्शन ए is not the correct answer। क्यों, याद रखना है आपको ऑन और अपॉन के बीच का डिफरेंस। जब कोई चीज किसी सरफेस पे, लेट्स से एक टेबल है,
ठीक है, डोंट जज माई ड्राइंग, मेरी ड्राइंग जज मत करना। लेट्स से ये टेबल है, ठीक है। अब जैसे कोई चीज टेबल पर ऑलरेडी पड़ी है तो मैं क्या बोलूंगी, लेट्स से मेरी एक बुक है जो टेबल पर ऑलरेडी पड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगी, माई बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। माई कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि ये टेबल पर ऑलरेडी है। लेकिन कोई चीज अब टेबल पर ऑलरेडी नहीं है, वो मोशन के साथ एक जगह से दूसरी जगह से मोशन के साथ यहाँ पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कैट यहाँ है, उसने जंप किया और वो टेबल पर आई, तो मैं क्या बोलूंगी, कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, नो, कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। जब एक सरफेस पे कोई चीज मोशन के साथ आती है, ऑलरेडी वहां पर नहीं होती, उस पे मोशन के साथ आती है, तो हम क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं। लेकिन जब कोई चीज ऑलरेडी वहां पर है तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या होगा, अपॉन, क्योंकि वर्ब कैसा है, मोशन वाला, सिटिंग वाला नहीं है, रेस्ट वाला नहीं है। अगर आपकी वर्ब हो रेस्ट वाली, मतलब जैसे सिट बोला हो, स्टैंड बोला हो, कुछ भी बोला हो, तो हम ऑन लगा देंगे। लेकिन अगर वर्ब हो मोशन वाली, मोशन वाली एज इन जंप बोला हो, फेल बोला हो, कुछ भी बोला हो, सो हम क्या बोलेंगे, अपॉन। क्लियर हुआ ये पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी महाराज फॉट, ये तो सबको पता होगा, क्या क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, फॉट के साथ क्या लगाएंगे, अगेंस्ट। वो किसके खिलाफ लड़े, हर तरह के एग्रेशन के खिलाफ लड़े, हर तरह के एग्रेशन के साथ नहीं लड़ा जाता, ठीक है, एग्रेशन के खिलाफ लड़े। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक, कि कुछ 18 क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको बताने थे, सो दैट आपको लेवल पता चल जाए। ऑब्वियसली आपको सेंटेंसेस सेम नहीं आएंगे, बट इसी तरीके का पैटर्न होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। अपने स्कोर्स मुझे ज़रूर बताना। एंड अभी बारी है हमारे आज के कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस करने की। मुझे प्लीज़ बताना कि जो हम एट द एंड ऑफ द वीडियो वर्ड्स कर रहे हैं, इडियम्स कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपको कुछ याद रह रहा है या नहीं। नहीं याद रह रहा तो रिविजन करो। पहला है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है, देखो वुड मतलब लकड़ी। अब अगर मैं बोलूँ वुड्स, वुड्स हम किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट को, ठीक है, वुड हो गई लकड़ी, जो लकड़ी होती है, ठीक है। सो आउट ऑफ द वुड्स, अगर आप लेट्स से वुड्स ही बोले हम लोग, अगर आप फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है, आप डिफिकल्टी से, डेंजर से फ्री हो गए। तो आउट ऑफ द वुड का भी यही मतलब है। आउट ऑफ द वुड का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, परेशानियों से, मुश्किलों से बाहर निकलना मीन्स आउट ऑफ द वुड। नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जब आपको समझ में ना आए कि अब हम क्या करें। क्योंकि अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं दे ऑल आर एट देयर विट्स एंड, क्यों, क्योंकि अभी उनको एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अब उन्हें क्या करना है, वो कैसे वापस से रिविजन करें, प्रिपरेशन करें। तो उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एट वंस विट्स एंड, जो अभी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हो। क्लियर। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब ये भी आप स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड करता है। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हैं। मिडनाइट ऑयल बर्न करना मतलब पूरा पूरा दिन रात मेहनत करना, स्टडी करना, पढ़ाई करना, या किसी भी तरह की मेहनत करना। तो दिन रात मेहनत करना, पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, इसका मतलब क्या होता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात रात पर जागे रहना, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो। नेक्स्ट, कॉल अ स्पेड, एक स्पेड को स्पेड ही बुलाना। अब एक स्पेड है तो उसे स्पेड ही बुलाया जाएगा, एक लेट्स से एक डॉग है तो उसे डॉग ही बुलाया जाएगा, एक कैट है तो उसे कैट ही बुलाया जाएगा। ऐसा ही कुछ मतलब हुआ ना। तो मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही बुलाना, फ्रैंकली और डायरेक्टली बात करना कि आप जैसे हो आप वैसे ही हो, मैं आपसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ। समझ गए, कॉल अ स्पेड मतलब स्पीक डायरेक्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, टू द पॉइंट बात करना। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है एनमिटी। एनमिटी का मतलब वो क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है। हेटर्ड, फीलिंग ऑफ हेटर्ड, नफरत होना। हॉस्टाइल, एनमिटी, हेटेड, ये वर्ड्स याद रखने हैं। एट डैगर्स ड्रॉन, जैसे मैं बोलूँ द टू फ्रेंड्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, तो दो फ्रेंड्स डैगर्स ड्रॉन पे हैं, मतलब आपस में उनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कड़वाहट, बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई है। तो वही है इसका मतलब, ठीक है। तो ये हैं कुछ 5 इडियम्स जो आपको आज याद रखने हैं। लास्ट वन इज योर होमवर्क, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मीनिंग आपको मुझे कहाँ बताना है, आपको पता है, कमेंट्स में बताना है, ठीक है।
सेशन अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करना। आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके वीडियो को लाइक करने से, आपके वीडियो पर अच्छे कमेंट्स करने से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो अगर हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आप भी हमें मोटिवेट कीजिए ये छोटे छोटे स्टेप्स करके। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय।